सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज कृतिका के हमने दो भाग, कृतिका पाठ 2 हम पढ़ रहे थे, उसके हमने 2 भाग भी कर चुके हैं। पहले भाग में हमने पाठ पठन किया था, दूसरे में भी पठन, और भी पठन लेसन बहुत बड़ा है, तो अभी हमारा पठन पूरा नहीं हुआ था। अभी थोड़ा सा भाग रह गया, हम थोड़ा सा भाग पढ़ेंगे और उसी के साथ जो हमारे अभ्यास के प्रश्न हैं वो भी हम करेंगे। तो आप प्रश्न जब उतारते हो तो मात्राओं का ध्यान रखा करो, आप देखकर तो आप गलतियां मत लिखा करो, और लिखाई का ध्यान रखना आपने। तो अपनी कृतिका का पाठ 2 खोलेंगे, पेंसिल हाथ में रखेंगे और पाठ पढ़ेंगे। पेज नंबर 25, पेज नंबर 25, 24 तक हम पढ़ चुके थे। पेज 25 के फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। ऐसे अनेक मौके आए, मौका आना समय आना, जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए। जिद्दीपन तो आपको पता ही है, जिद को बोलते हैं, पर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन से, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा। ये लेखिका ने अपने बारे में बताया कि उसके अंदर कितना जिद्दीपन था। जिद्दीपन के कारण उसने अपना जो एम ऑब्जेक्ट था, कौन सा एम था, लिखाई लेख साहित्य जगत में प्रवेश करना। पर सब कुछ लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेनू के मुकाबिल नहीं पहुंच सकी। अब उसने अपना कंपैरिजन अपनी छोटी बहन के साथ किया। छोटी बहन कौन थी? रेनू। 1950 ये सन की बात कही, जब हमारा देश 47 के बाद आजाद हुआ, तो 47 में आजाद हुआ, और ये 1950 की बात है। एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां के नाले में बाढ़ आ जाती है। अभी दिल्ली के बारे में बताया कि वहां थोड़ी सी भी बरसात आने पर चारों तरफ पानी भर जाता है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है, तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के स्कूल के तल्लों में फाइलों पानी में तैर जाती हैं। अब यहाँ पर लेखिका ने दिल्ली की बारिश का वर्णन किया कि इतनी ज्यादा थोड़ी सी बारिश में भी सारे नदी, जो पानी के जो नाले, और साथ में जो ऑफिस, कौन से सरकारी ऑफिस पानी से भर जाते हैं। इतने भर जाते हैं कि जो फाइलें हैं वे भी पानी में तैरने लगती हैं। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला। वाहन जैसे कार, बस, स्कूटर, इसको बोलते हैं वाहन, तो नहीं निकला। जाहिर है रेनू के बस, स्कूल की बस उसे लेने नहीं आई। रेनू ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, पर मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल, मुनासिब, उचित जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। जब बारिश आती है तो फोन की जो वायरिंग सिस्टम है वो टूट जाता है, तो फोन भी बंद। स्कूल में रहा होगा, पर बारिश के चलते वह भी ठप पड़ा था, तो रेनू अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थोड़ी थम गई। क्या मतलब है इसका? जो बारिश हो रही थी लगातार नहीं हो रही थी, थोड़ी थोड़ी देर के बाद रुक रही थी। पानी सड़क पर था, बरस नहीं रहा था। रेनू 2 मील चलकर स्कूल पहुंची। अंडरलाइन कर लो, कितने मील? 2 मील। जैसा हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेनू को देखकर दंग रह गया। दंग रहना, हैरान रहना। रेनू को कोई
कोई अफसोस नहीं था इस बात का। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा हमने पहले कहा था। जब वह घर वापस आई तो सब लोग उसे कहने लगे कि हमने यह बात पहले कह दी थी। उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव होगा। रोमांच कोई हम आश्चर्यजनक घटना देखें तो उस समय हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। रोंगटे खड़े होना और साथ में कोई आश्चर्य का अनुभव होना कि जब वो इतनी बारिश में गई फिर वापस आई, उस समय उसके अंदर कैसी भावना होगी, तो उसको रोमांचकारी दृश्य भी कहा जाता है। वो जगह जगह पानी से लबलब करना बहुत ज्यादा। सुनसान शहर में निचाट अकेले, निचाट मतलब केवल एक कोई ना होना, अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चलना, सच अकेलेपन का कुछ मजा और है। बच्चों, आपका पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। अब इसके बाद आपके प्रश्न उत्तर हैं, अभ्यास करेंगे हम। तो आपने पाठ खुद भी पढ़ना है एक बारी, तो अभ्यास करते हैं। तो अभी आप इसके जो मैं अभ्यास करवाऊंगी समझते भी रहेंगे और लिख लेना। बच्चों, आपका पाठ पठन पूरा हो चुका। अब इसी के साथ है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। पाठ समझ आ गया, हमने 3 बार में पाठ पूरा किया। तो पाठ में क्या था, लेखिका ने अपनी नानी, माँ, दादी सबके बारे में बताया, अपनी बहनों के बारे में बताया। उससे संबंधित ही प्रश्न है। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। प्रश्न तो आसान ही है। उसमें आपका जो पाठ का स्टार्टिंग में से ही है, क्या था, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उसकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की। उस भेंट में उन्होंने इच्छा प्रकट की कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं जो अंग्रेजों का भक्त न हो। उनकी इस इच्छा में देश के स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी। क्योंकि वे वैसे तो घर रहती थी, परंतु उनके मन में देश के प्रति स्वतंत्रता की भावना थी। वह भावना बहुत सच्ची थी, इसमें साहस था। जीवन भर पर्दे में रहकर उन्होंने किसी पुरुष से मिलने की हिम्मत नहीं की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व, मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चला। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण उनका सम्मान करती है। आपकी बुक में आपने ऐसे ही पढ़ा था कि जब वे बहुत बीमार थी तो उन्होंने नाना से कहा था कि मैं प्यारेलाल जी से, आपके मित्र से मिलना चाहती हूँ। तो उसके नाना ने बिना सोचे तुरंत उसके मित्र को बुलाकर लाए, फिर अपने मित्र के सामने इच्छा प्रकट की। वो ही इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 2, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? किस प्रकार की भागीदारी थी कि वे प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं थी, कि वे आंदोलन में स्वयं नहीं गई, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने योगदान दिया था ना। कैसे दिया था? अपनी बेटी की शादी करवाई प्यारेलाल से, और उन्होंने अपने बेटी का आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले लड़के से विवाह कराया जो परीक्षा में रोक दिया गया था। आपकी बुक में ये ऐसे ही लिखा हुआ है। वे अनपढ़, परंपरागत पर्दानशी औरत थी, कि वे अनपढ़ भी थी, परंपरागत भी थी, पर्दानशी थी, पर्दा घूंघट करती थी। उनके मन में आजादी के प्रति जुनून था। यद्यपि उनके प्रति अंग्रेजों के भक्त थे, उनके पति क्या थे? अंग्रेजों के भक्त और साहबों के समान रहते थे। पर जब उनकी मृत्यु को निकट देखकर उन्होंने अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया
और स्पष्ट रूप से कह दिया कि उनकी बेटी का वर वे ही अपने समान ही, कि उन्होंने अपनी बुलाया और बताया कि जैसे आप हैं मेरी बेटी के लिए भी ऐसा वर देख दीजिए। किसी स्वतंत्रता के दीवाने लड़के की खोज करो। इससे उनकी बेटी का विवाह आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले उस लड़के से हो सका जिसे आईसीएस परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। इस तरह नानी ने आजादी के आंदोलन में भागीदारी निभाई। वे अपनी जिंदगी में काफी आजाद विचारों की थी। समझ आ गया होगा? समझेंगे, 2 बारी पढ़ लेंगे तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। आप जरूरी नहीं है कि जो शब्द मैंने प्रयोग किए वो ही शब्द लिखो। आप उन शब्दों से मिलते जुलते शब्द भी लिख सकते हो, जैसे आजादी, स्वतंत्रता, अनपढ़, अशिक्षित, पर्दानशी, घूंघट करने वाली। इस प्रकार आप शब्दों को बदल सकते हो। प्रश्न 3, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में 2 प्रश्न दिए गए। लेखिका की मां की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 2, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित करें। जो दादी का घर था उसमें कैसा वातावरण था? माहौल, वातावरण। 2 प्रश्न है। क, लेखिका की मां की स्थितियां, व्यक्तित्व दोनों असाधारण थे। असाधारण का मतलब है जिसकी तुलना न हो। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती थी। उनकी सोच मौलिक थी। लेखिका के शब्दों में वह खुद अपने तरीके से आजादी के जुनून को निभाती थी। इस विशेषता के कारण घर भर के लोग उनका आदर सम्मान करते थे। कोई उनसे घर गृहस्थी के काम नहीं करवाता था। उनका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावी था कि ठोस कामों के बारे में केवल उनसे राय ली जाती थी। राय लेना, सलाह लेना, और राय को पत्थर की लकीर मानकर निभाया जाता था। पत्थर की लकीर मुहावरा है कि जो पत्थर की लकीर भी जो कह दिया वो ही करना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। ये तो किसके बारे में बताया? माँ के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद लेखिका की माँ का सारा समय किताबें पढ़ने, साहित्य चर्चा करने में, संगीत सुनने में बीतता था। वे कभी बच्चों का लाड प्यार नहीं करती थी। उनके मान सम्मान के प्रमुख 2 कारण थे। 2 बातें उनकी माँ की विशेषताएं थी। नंबर 1 क्या था? वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। दूसरा, एक की गोपनीय बात दूसरे से नहीं कहती थी। गोपनीय बात, जो किसी की बात को गुप्त रखा जाए, जो दूसरों के सामने प्रकट न की जाए। प्रश्न इसी का ख भाग है। ख भाग में बताया गया कि लेखिका की दादी के घर में विचित्र विरोधों का संगम था। पर दादी लीक से परे हटकर थी। वे चाहती थी कि उनकी पतोहू को होने वाली पहली संतान कन्या हो। पतोहू पोते की बहू। उनसे यह मन्नत मानकर जग जाहिर कर दी। इससे घर के अन्य सदस्य हैरान थे, परंतु लेखिका की दादी ने इस इच्छा को स्वीकार करके होने वाली पोती को खिलाने दुलारने की कल्पनाएं भी कर डाली। लेखिका की माँ तो बड़ी ही विचित्र थी। वे घर का कोई काम नहीं करती थी। वे आजादी के आंदोलन में सक्रिय रहती थी। उन्हें पुस्तकें पढ़ने, संगीत सुनने, साहित्य चर्चा करने में फुर्सत नहीं थी। समय नहीं मिलता था। उनके पति भी क्रांतिकारी थे। वे आर्थिक दृष्टि से अधिक समृद्ध नहीं थे। समृद्ध मतलब पैसे वाले। घर में चलती उन्हीं की थी। कोई किसी के विकास में बाधा नहीं बनता था, अर्थात एक दूसरे के निजी जीवन में कोई दखल नहीं देता था। प्रश्न 4, आप अपनी कल्पना से लिखें कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी।
परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की मन्नत होने की इसलिए मांगी ताकि वे परंपरा से अलग चलने की बात करती थी। कहने का मतलब है दादी जो परंपरा चल रीति रिवाज उनसे अलग काम करती थी, उसे अपने कार्य व्यवहार द्वारा सबको दर्शा सके। इसके अलावा उसके मन में लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं रहा होगा। वे घर में लड़की का आना शुभ मानती होगी तथा लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा अधिक आज्ञाकारिणी मानती होगी। कल्पना करना है, कल्पना करेंगे तो होगी शब्द आएगा। डराने प्रश्न 5, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क दें। इस प्रश्न में हम दादी माँ का वो वाला तर्क देंगे जब चोर उनके घर में आया था तो दादी ने क्या किया था। दादी ने उससे पानी मंगवाया था और उसे पिटवाया नहीं था, पुत्र बना लिया था। फिर कहा कि अब बेटा तू चोरी कर या खेती। ये वाला उदाहरण देकर हमने अपनी बात को स्पष्ट करेंगे। सुनेंगे उत्तर। इस पाठ से स्पष्ट है कि मनुष्य के पास सबसे प्रभावी अस्त्र है अपना दृढ़ विश्वास और सहज व्यवहार। यदि कोई सगा संबंधी गलत राह पर हो तो उसे डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव देने की बजाय सहजता से व्यवहार करना चाहिए। लेखिका की नानी ने भी ऐसे किया। उन्होंने अपने पति की अंग्रेज भक्ति का न तो मुखर विरोध किया न समर्थन किया। ये उनके पति की बात थी कि ये दो उदाहरण आएंगे इसमें। पति अंग्रेजों के समर्थक थे, वैसे आन बान शान से वे रहते थे। वे जीवन भर अपने आदर्शों पर टिकी रही। परिणाम स्वरूप अवसर आने पर मन वांछित कार्य कर दिया। अवसर कब आया? बेटी का विवाह, तो उन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी से करवाया। दूसरा उदाहरण देखिए। लेखिका की माता ने चोर के साथ जो व्यवहार किया वह तो सहजता का अनोखा उदाहरण है। उसने न तो चोर को पकड़ा न पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया। उसके पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी नहीं दिया, न चोरी छोड़ने के लिए दबाव डाला। उसने इतना ही कहा, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। अभी दादी माँ ने क्या किया? लेखिका की माँ ने चोर के ऊपर सब बातें छोड़ दी। उसकी उस सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तित हो गया। परिवर्तित होना, बदल जाना। उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया अर्थात खेती करने लगा। चोर ने क्या किया? चोरी करना छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया। प्रश्न 6, शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख करें। लेखिका ने जो शिक्षा के लिए प्रयास किए थे उसके बारे में बताना है। शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका ने अथक प्रयास किए थे, बहुत अधिक। उसने कर्नाटक के बागलकोट जैसे छोटे कस्बे में रहते हुए इस दिशा में सोचना आरंभ किया। उसने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि उसका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने से मदद लेकर वहां स्कूल खोल दे। कहां पर स्कूल खोलने की बात की? छोटी सी जगह पर। कर्नाटक का एक बागलकोट छोटा सा कस्बा था। प्रार्थना किससे की? कैथोलिक बिशप से। तो परंतु वे तैयार नहीं हुए। ये आपका एक पैरे में बताया था कि उन्होंने क्या शर्त रखी थी कि तुम मुझे 100 वर्ष तक स्कूल खोलने का वायदा करती हो तो तुम्हारी सहायता करूंगा। परंतु ऐसा हो नहीं सकता था। तब लेखिका ने अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं लिखने वाला स्कूल खोला और उसने कर्नाटक सरकार से मान्यता दिलवाई। इस स्कूल के बच्चे बाद में अच्छे स्कूलों में प्रवेश पा गए। अर्थात जो लेखिका के द्वारा स्कूल खोला गया था उसमें शहर के प्रतिष्ठित
सम्मानीय लोगों के बच्चों ने पढ़ाई की और बाद में अच्छे स्कूलों में चले गई। प्रश्न 7, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। अब ये पूरे पाठ में क्या थी? सबकी विशेषताएं, नानी की विशेषताएं, दादी की विशेषताएं, माँ की विशेषताएं। कैसे लोग इस पाठ के आधार पर ऊंची भावना वाले दृढ़ संकल्पी लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। जो लोग सद्भावना से व्यवहार करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को तोड़ डालने की हिम्मत रखते हैं, समाज में ऐसे लोग आदर सम्मान पाते हैं। कौन कौन से? जो दृढ़ संकल्प रखें, ऊंची भावना, सद्भावना, रूढ़ियों का विरोध करें, दूसरों की गलत बातों को न माने, सहनशील, आदर सम्मान पाते हैं। लेखिका की नानी इसीलिए श्रद्धाई बनी क्योंकि उसने परिवार और समाज से विरोध लेकर अपनी पुत्री को क्रांतिकारी से ब्याहने की बात की। ब्याहना, शादी करना। इस कारण वह सबकी पूज्या बन गई। क्या था कि नानी ने अपनी बेटी का विवाह एक क्रांतिकारी से करवाया। लेखिका की परदादी इसलिए श्रद्धा की, लोगों की श्रद्धा की पात्र बनी क्योंकि उसने 2 दोतियों के संचय न करने का संकल्प लिया। उसने परंपरा के विरुद्ध लड़के की बजाय लड़की होने की मन्नत मानी। अब नानी की विशेषता भी आ गई, अब दादी की भी, परदादी की भी। अब माँ की विशेषता। माँ श्रद्धा का पात्र क्यों थी? क्योंकि उसने आजादी की लड़ाई के लिए कार्य किया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी की गोपनीय बात को दूसरों को नहीं बताया। ये सभी व्यक्तित्व सच्चे थे, लीक से परे थे तथा दृढ़ निश्चयी थे। इस कारण उनका सम्मान हुआ, इन पर श्रद्धा प्रकट की गई। बच्चों, समझ आया? ये तो बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। इसमें नानी की विशेषताएं, परदादी की विशेषताएं और लेखिका की माँ की विशेषताएं बताई गई हैं। पूरे पाठ में इन तीनों की विशेषताएं बार बार बताई गई हैं। अब वह उसकी माता क्यों बनी? क्योंकि उन्होंने ये सब बातें, माता के बारे में झूठ नहीं बोलती थी, एक की बात दूसरे को नहीं बताती थी। पाठ में इस बात को फोकस भी किया गया कि 2 उसकी माँ की विशेषताएं ज्यादा प्रबल थी। प्रश्न 8, सच अकेलेपन का कुछ मजा है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन और लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में विचार प्रकट करें। इसमें बहन के बारे में, लेखिका के व्यक्ति, दोनों के बारे में बताना है। सच अकेलेपन का मजा कुछ और है। उद्धरण चिन्ह में जो किसी की बात बताई जाए उसको हम बदलते नहीं है, वैसे के वैसे लिखते हैं, तो दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सच अकेलेपन का कुछ मजा और है। इस कथन के आधार पर ज्ञात होता है, ज्ञात होना, पता लगना, लेखिका और उसकी बहन दोनों ही अपने दृढ़ निश्चय, जिद्दीपन के कारण उक्त कथन को चरितार्थ ही नहीं करती बल्कि उसका आनंद भी उठाती हैं। लेखिका की बहन रेणु तो लेखिका से भी कदम आगे थी। वह गर्मी में भी उस गाड़ी में नहीं जाती थी जिसे उसके पिता ने स्कूल से लाने के लिए लगवाया था। एक बड़ी गाड़ी में आती थी जबकि रेणु पैदल। इस तरह शहर में एक बार 9 इंच पानी, बारिश का 9 इंच पानी होने पर शहर भर में पानी भरने के कारण घर वालों के मना करने के बाद भी वह स्कूल में पैदल गई और लौटकर आई। अब दूसरा, लेखिका ने बिहार में, ये तो बहन के बारे में था, अब लेखिका के बारे में सुनेंगे। लेखिका ने बिहार के डालमिया शहर में रूढ़िवादी स्त्री पुरुषों के बीच जहां जागृति पैदा की और उनके साथ नाटक करते हुए सूखा राहत कोष के लिए धन इकट्ठा किया। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के छोटे से कस्बे में बच्चों के लिए स्कूल खोला और मान्यता दिलवाई। यह काम लेखिका ने अकेले शुरू किया था। बच्चों,
आपके इस पाठ के 8 प्रश्न हैं। आप बेटा देखकर वो सुंदर लिखाई में लिखेंगे और आपकी मात्राएं ना हो तो अच्छी बात है। जितनी कम मात्राएं गलत होंगी बेटा, आप आगे भविष्य में भी आपको ये लिखाई काम आएगी। तो प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर काम करना, मात्राओं का ध्यान रखना, पाठ को पूरा गहराई से पढ़ा करो और अपने प्रश्नों का साथ साथ याद करते रहा करो। धन्यवाद।